हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि जैन। आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर लाए हैं जो 11th क्लास का है, जिसका नाम है बिजनेस स्टडी। इसमें बिजनेस स्टडी के हम सभी टॉपिक पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी के हम सारे टॉपिक, जिसे हम व्यवसाय अध्ययन बोलते हैं, साथ में उनके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। और आप क्लास 11th में नए हैं, इसलिए आपको सभी चीज़ नई शुरू से समझनी पड़ेगी। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही जाके द ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम अब पढ़ते हैं व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन का पहला पार्ट है हमारा, जिसमें हम इन टॉपिक्स को ध्यान देंगे हमारी इस वीडियो में। व्यवसाय और वाणिज्य क्या होता है, व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, व्यवसाय पेशा और रोजगार क्या होता है, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण और साथ में उनके एमसीक्यूज को। ये आपका पार्ट 1 होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा व्यवसाय क्या होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्यवसाय की क्या परिभाषा है, फिर भी हम आपको उसको डिस्क्रिप्टिव में बताते हैं। जो अपने आसपास आप पूरा वातावरण देखते हो, वह व्यवसाय का ही एक परिवेश है। हमने देखा कि जिस भी व्यक्ति को जो वस्तु की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह सामान को खरीदता है। तो जब वह व्यक्ति सामान खरीदता है, उसके बदले में वो आपको कुछ रुपए देता है। तो ये एक व्यवसाय का स्वरूप है। अगर हम इसे जानें तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि समाज में मनुष्य को अपनी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसीलिए वह सारी वस्तुओं और सेवाओं को एकत्र करता है, उन्हें विक्रय करता है। ये सारी क्रियाएं जो हमने अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए या क्रय विक्रय किया, विनिमय किया या सेवाएं दी, ये सभी व्यवसाय में आते हैं। इसे हम दूसरी तरह से समझते हैं तो इस तरह से देखेंगे कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय किया। ये सारी चीजें हमारी व्यवसाय होती हैं। अब व्यवसाय में इसकी कुछ हमें अवधारणाएं भी देखने को मिलती हैं, इसकी प्रकृति भी होती है। अवधारणा का अर्थ है कि अलग अलग लोगों द्वारा इसकी अलग अलग थ्योरी या गणना करना, उसे हम अवधारणा कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि केवल लाभ अर्जन करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वे व्यवसाय है, या सामान का लेन देन करना ही व्यवसाय होता है। जैसे हमने देखा, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, इसके लिए हमने दुकान पे जाके कपड़े खरीदे और उसे पैसे दिए। तो ये व्यापारी ने हमें जो कपड़े दिए तो वह उसका व्यवसाय है। हमारी आवश्यकताएं थी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने वह सामान खरीदा। तो ये व्यवसाय के व्यापारी और ग्राहक का संबंध हुआ। व्यवसाय केवल अभी से चलता हुआ नहीं आ रहा है, व्यवसाय की प्रक्रिया प्राचीन काल से चल रही है। पहले के लोग क्या करते थे कि आपके पास कोई वस्तु है और दूसरे व्यक्ति के पास भी वस्तु है, तो उन वस्तु को एक दूसरे से बदल कर, एक्सचेंज कर कर भी वे सारी वस्तुएं खरीद लेते थे। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है राम, जिसके पास है गेहूं की बोरी और उसे आवश्यकता है कुछ कपड़ों की। तो दूसरा व्यक्ति जो कपड़ा व्यापारी है या कपड़ा बेचता है, उसके पास जाता है और उसे उस बोरी में से आधा गेहूं दे देता है और कहता है कि मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए। तो कपड़े के बदले में उसने वस्तु ले ली और उसने वस्तु के बदले में कपड़े दे दिए। तो ये एक व्यवसाय की प्रकृति होती थी। मतलब पहले पैसे ना देकर वह वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, जिसमें ताम्रपत्र, आपका हुंडी, ये सारी क्रियाएं होती थी।
व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी क्रियाओं में आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं भी होती हैं। अगर हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ें तो आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होती हैं, या इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन्हें हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है। अगर हमने जीवन यापन के लिए धन कमाना तो वह आर्थिक क्रिया है, और वहीं प्रेम भाव से, सहानुभूति से, भावुकता से या देशभक्ति के लिए जो हमने कार्य किए वे अनार्थिक क्रिया हो गई। आर्थिक क्रिया का उदाहरण कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और एक क्लिनिक वाला है। डॉक्टर ने अपने पेशेंट को देखा, क्लिनिक वाले ने उसे दवाएं दी, प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम किया गया, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। वहीं एक व्यक्ति, एक गृहिणी जिसने अपने घर वालों के लिए भोजन बनाया और सड़क पार करने में एक व्यक्ति की मदद की, ये सभी अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से व्यवसाय कुछ आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं व्यवसाय क्रियाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यवसाय क्रियाएं क्या होती हैं। व्यवसाय क्रियाएं व्यवसाय के लिए जो क्रियाएं आवश्यक हैं, जो उस व्यवसाय को चलाने में महत्वपूर्ण होती है, वे सभी क्रियाएं व्यवसाय क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं कही जाती हैं। अगर हम इसमें देखें, व्यवसाय क्रिया एक आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक कैसी है कि हमने धन कमाने के उद्देश्य से या व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय किया तो वह एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि हमने ये अपनी आवश्यकता के लिए और अपने औहदे को बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए तो की, तो वह आर्थिक क्रिया है। अब दूसरा काम, आर्थिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं? जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और प्राप्ति करें। अगर आप व्यवसाय करते हैं, या तो हम कोई वस्तु बेचने वाले होंगे या हमारे पास कोई सेवाएं होंगी जो हम ग्राहकों को देंगे। तो वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाना और उन्हें देना, उनका उत्पादन करना पहले, फिर ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उन्हें देना, वह सारी क्रियाएं भी हमारी व्यवसाय क्रियाओं में आती हैं। जैसे कि आप एक कपड़े व्यापारी हैं और आपने, ग्राहक आया, उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा लिया, लेना है उसे। अब कपड़ा वो जब लेगा जब आप उसका उत्पादन करेंगे। आपने उत्पादन किया और उस वस्तु को बेचा ग्राहक को, तब उसने आपको धन दिया, तो आपको धन की प्राप्ति हुई। ये भी हमारी व्यवसाय क्रिया हुई। हमारे आसपास के वातावरण में ही हमें पूरा व्यवसाय दिखाई देता है, अगर हम उसे व्यावसायिक नजरिए से देखते हैं तो। तीसरी बात हम इसमें पढ़ते हैं कि व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं या उनकी विशेषता क्या होती है, कि जो नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करे, वे व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो डेली सामान बेचने जाता है, सामान बेचता है, पैसे लेके आता है। तो वे कब करता है? जब वे डेली करता है। अगर वह व्यक्ति केवल एक दिन उसे खाना खाना होगा इसीलिए वह वस्तु को बेचेगा, तो वह व्यवसाय तो नहीं कहा जाएगा। अगर वह प्रतिदिन यही कार्य करता है और उसने अपनी एक संस्था खोल ली है, एक संगठन बना लिया है, एक व्यवसाय है, एक दुकान है, तो वह नियमित रूप से करता है, तो ये हमारी व्यवसाय क्रिया हो सकती है। चौथा हम पढ़ते हैं लाभ अर्जन करना। अब लाभ अर्जन करना इसलिए भी आवश्यक होता है कि बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अगर हमें अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें लाभ कमाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय को हम अधिक समय तक, बहुत आगे तक नहीं बढ़ा सकते हैं। पांचवा हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करते हैं। वस्तुओं सेवाओं का विक्रय के साथ विनिमय भी करते हैं।
अब ये कैसे संभव होता है कि विक्रय भी करें और विनिमय भी करें? तो विक्रय और विनिमय इस प्रकार से देखेंगे कि हमने कोई वस्तु पहले खरीदी, उसको हम बेच रहे हैं, तो वह विक्रय होगा। और वह वस्तु हमने किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदी, फिर एक ग्राहक को दी, तो वह विनिमय होगा, या उस व्यक्ति को जो दी वह विनिमय होता है। तो ये सबकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए होता है, और एक ये चेन चलती है कि हमने जो मुख्य उत्पादक होगा उससे सामान खरीदा, फिर थोक विक्रेता के पास आया, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता के पास आया, फिर दुकान में आया, फिर ग्राहक ने खरीदा और उसका यूज किया। तो ये आवश्यकता थी, इसीलिए उसकी संतुष्टि हो पाई। चौथा छठा उसमें पढ़ते हैं हम मुख्य पॉइंट, प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय है, व्यवसाय में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। ये आपको नहीं पता होता एक व्यापारी के रूप में कि आज आपकी दुकान में कितने ग्राहक आने वाले हैं। तो इसमें हमें पता है, और हमें ये भी पता नहीं होता कि उससे हम कितने रुपए अर्न कर लेंगे, कि उससे हम कितने रुपए कमा लेंगे। ये सब अनिश्चित होता है, इसकी कोई निश्चित दशा नहीं होती कि इतने ही लोग आए जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि मौसम बिगड़ जाता है तो आप कोई बस ग्राहक नहीं आ पाते हैं। आपने सोचा था कि आज 10 व्यक्ति आएंगे, लेकिन आज एक भी नहीं आए। तो इसमें प्रतिफल अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं कि आपको आज प्रतिफल मिल भी जाए, और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और इसमें हानि की आशंका सदैव बनी रहती है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं होता। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें बताया है जोखिम के तत्व। व्यवसाय का दूसरा नाम ही जोखिम होता है। जोखिम मतलब सबसे ज्यादा रिस्क। रिस्क जितना होता है उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है, फर्म खोलता है या दुकान को प्रारंभ करता है, तो उसे ये भरोसा नहीं होता कि ये कितनी चलेगी। ये हमेशा जोखिम रहता है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। जोखिम हमेशा अनिश्चित रहता है। कभी कभी हानि की घटनाएं भी हमारे सामने आ सकती हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं और उस समय मौसम बिगड़ने के कारण आपका पूरा माल खराब हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या आप कोई व्यापारी हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, तो ये भी जोखिम ही है। ये जोखिम हमेशा बना रहता है। अब अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं कि व्यवसाय, पैसा और रोजगार तीनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्यवसाय, पैसा और रोजगार क्या होता है। व्यवसाय आप जानते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन करते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, वे सभी व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, पैसे का लेन देन होता है, जोखिम होता है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का लेन देन किया जाता है। पैसा किसे कहते हैं? ऐसी सभी क्रियाएं या ऐसी डिग्री जिससे हम पैसा बोल सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन में उत्तम हो जाता है उसे हम पैसा बोलते हैं। और रोजगार किसे बोलते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, वह रोजगार में आता है। कोई व्यक्ति की आवश्यकता है, उस फर्म में कर्मचारी की आवश्यकता है, उसके लिए जो हमने कर्मचारी रखा, ये उसके लिए रोजगार का अवसर होगा, ये रोजगार कहा जाएगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना की विधि क्या होती है। व्यवसाय हम कब करते हैं या इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो व्यवसाय का निर्माण ये एक कानूनी औपचारिकता होती है। कानून के सारे नियम कानून के हिसाब से हम अपनी फर्म का, व्यवसाय का निर्माण कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसकी स्थापना होती है। अगर हम पैसे को देखें तो हम कोई भी व्यवसाय, जिस पैसे में हम हैं उसमें हम व्यावसायिक संस्था में एडमिशन लेते हैं, उसकी योग्यता प्राप्त करते हैं, उसका प्रमाण पत्र जब हमारे पास आता है तो हम उस पैसे के पद पर आ जाते हैं। रोजगार किसे कहते हैं? जब कर्मचारी की पद निकला हो और उस पे हमने अपना नियुक्ति पत्र भरा हो, नियुक्ति पत्र हमें मिला हो, उसके बाद हमने वहां पे जाके सबमिट किया हो, तो हमें रोजगार मिल जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है? जनता को वस्तुओं और सेवाओं को सुलभता से पहुंचाना, ये व्यवसाय का कार्य होता है। पैसे में क्या होता है
कि व्यक्तिगत जो हमारी विशेषज्ञता होती हैं उनके लिए हम सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है जो हार्ट का डॉक्टर है, वह हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाएगा। वह उस प्रोफेशन में है, इसीलिए वह अपने हार्ट पेशेंट को देखेगा, तो ये उनका प्रोफेशन है। वहीं रोजगार में अगर हम देखें तो एक कर्मचारी है जिसको हमने नियुक्त किया है कार्य करने के लिए, तो जो कार्य हम उसे बताएंगे वे अपने नियम के अनुसार कार्य करेगा, ये उसकी प्रकृति होती है। व्यवसाय में योग्यता की आवश्यकता न्यूनतम होती है, जरूरी नहीं कि हो योग्यता भी। प्रशिक्षण, पेशे में प्रशिक्षण भी होनी चाहिए, साथ में योग्यता भी होनी चाहिए आपके पास। और रोजगार में जिस व्यक्ति ने आपको रखा है, जो आपका नियोक्ता है, जिसने आपको नियुक्त किया है, उसने जो आपके लिए योग्यता निर्धारित की है या प्रशिक्षण निर्धारित किया है, उसके अनुसार कार्य करना रोजगार में आवश्यक है। प्रतिफल, प्रतिफल क्या मिलता है व्यवसाय से? तो हमें प्रतिफल के रूप में लाभ मिलता है। पैसे में क्या मिलती है? आप डॉक्टर हैं तो आपको फीस मिलती है। रोजगार में क्या मिलता है? आपने जितना काम किया या आपकी जो सैलरी डिसाइड है वो वेतन और मजदूरी आपको मिलती है। अब पूंजी निवेश कितना करते हैं व्यवसाय में? जितना बड़ा हमारा व्यापार होगा, व्यवसाय का, उसके अनुसार हम पूंजी निवेश करेंगे। पैसे में अगर हम किसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं या अपना कोई एक चैम्बर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जितनी सीमित पूंजी की आवश्यकता होगी वह आवश्यक होती है। रोजगार में हमें कोई आवश्यकता नहीं होती पूंजी की। जोखिम, व्यवसाय में हमेशा जोखिम और अनिश्चित लाभ रहता है। पैसे में फीस हमें निश्चित रहती है, लेकिन जोखिम ये बना रहता है कि कब हमारी जॉब चली भी जा सकती है। प्रोफेशन में है तो रोजगार में निश्चित रूप से, नियमित रूप से हमें वेतन मिलता है, कोई जोखिम नहीं होता। व्यवसाय में हम हित का हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसे एक व्यापारी है जो बहुत समय से व्यापार कर रहा है, वह रिटायर हो गया तो वह अपने बेटे को वो व्यवसाय दे सकता है। लेकिन पैसे में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो डिग्री की है वो आप ही संभालेंगे, आपका सुपुत्र नहीं। और रोजगार में भी ये संभव नहीं होता। इनमें कुछ आचार संहिता भी होती हैं कि व्यवसाय में आचार संहिता कुछ इस प्रकार से होती है कि निर्धारित नहीं होती, क्योंकि आप खुद उसके मालिक हो। पैसे में कुछ आचार संहिताएं होती हैं, उनका निर्धारण हमें खुद करना होता है, और साथ में उस पैसे में बताया गया है कि आपको ये सभी नियमों का पालन करना होता है। और रोजगार में भी कुछ नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना होता है। अगला पढ़ते हैं हम, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है। तो व्यावसायिक क्रियाएं दो भागों में बटी हुई होती हैं। एक होता है हमारा उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। अब अगर हम देखते हैं उद्योग को, तो उद्योग का अर्थ है कि जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना हमारा उद्योग कहलाता है। वहीं वाणिज्य जो हमारी उपयोगी वस्तु हैं उनको उत्पादक से लेकर मार्केट में लाना और ग्राहक तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वह वाणिज्य द्वारा किया जाता है। अब इसमें व्यवसाय में होता है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। इसको आगे पढ़ते हैं हम। तो प्राथमिक उद्योग में वह सभी क्रियाएं होती हैं जो कच्चे माल से संबंधित होती हैं, जैसे पशुपालन, वनस्पति का विकास, खनन उत्पादन, लकड़ी की इमारतें। इन सबको, जो कच्चे माल होते हैं, जो रॉ मटेरियल कहा जाता है, वे प्राथमिक उद्योग में आते हैं। जिसमें हम निष्कर्षण उद्योग और जनिक उद्योग बताते हैं। निष्कर्षण उद्योग में जैसे आप एक सोफा का निर्माण करते हैं। सोफा निर्माण के लिए आपको सबसे पहले लकड़ी चाहिए, और लकड़ी के लिए जंगल होने चाहिए। तो जंगल से लकड़ी लाके उसको काट के रखना, ये निष्कर्षण उद्योग में होगा। और जनिक उद्योग में पशुपालन करना, मछली पालन करना, इन सब को करना, जो कि आगे फ्यूचर में आपको काम आती है बिजनेस में। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग होते हैं जो खनन उद्योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो प्राथमिक उद्योग से हमारे पास माल आया था उसका उपयोग करके हम
उसका विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण करेंगे मतलब उसे सांचे में ढालेंगे। जैसे कच्चा लोहा है, उसको हमने लिया था प्राथमिक उद्योग में, कच्चा लोहा लिया प्राथमिक उद्योग में, कच्चे लोहे को हमने लाया द्वितीयक उद्योग में और उसे प्राथमिक स्टील बनाए, स्टील का निर्माण कर लिया। वहीं अब यही सामान तृतीयक उद्योग में आएगा तो क्या होगा, उस कच्चे माल, हमने जो स्टील बना ली है उसका अब हम गेट बनाएंगे। तो ये हमारा तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग कहा जाएगा, जिसमें द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उद्योग की सेवाओं को लेके उन्हें सुलभ बनाया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं वाणिज्य क्या होता है। तो वाणिज्य से तात्पर्य व्यापार की सहायक क्रियाओं से संबंधित है, जो कि व्यापार में जो आवश्यक होती हैं, जैसे वस्तुओं का विक्रय, हस्तांतरण और उनकी बिक्री, ये दोनों तरह की क्रियाएं हमारे वाणिज्य में आती हैं। मतलब वस्तुओं को बनाने से लेके ग्राहक तक पहुंचाने का काम वाणिज्य का होता है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, ये आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं। आंतरिक क्रियाएं जो आंतरिक रूप से हमें करनी होती है, मतलब माल की पैकेजिंग, उनका निर्माण, उनकी ब्रांडिंग, ये सभी काम। और बाह्य में उसे मार्केट में लेके आना, बाजार में उसे थोक थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक लाना, फिर ग्राहक तक पहुंचाना। इसमें बहुत सारी बाधाएं भी हमारे सामने कुछ आती हैं और इन सभी बाधाओं को दूर करने का काम वाणिज्य द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इस वाणिज्य में या व्यापार में जो सहायक कार्य होते हैं, जो उनको पूरा करने के, व्यापार को सही से चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब व्यापार के सहायक कार्य में सबसे पहले है परिवहन। परिवहन से संबंधित, जिसमें माल हमने पूरा बना के तैयार कर लिया है, अब उसे हम परिवहन द्वारा थोक विक्रेता तक पहुंचाते हैं या फुटकर विक्रेता तक पहुंचाते हैं या विदेश में बेचते हैं। तो ये परिवहन की प्रक्रिया जो है वह व्यापार को बहुत सुलभ बना देती है। दूसरा है हमारा बैंकिंग और वित्त। कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के आप व्यवसाय नहीं चला सकते हैं। इसके लिए बैंक द्वारा हमें बैंकिंग सुविधा या वित्त की सुविधा दी जाती है, जिनका हम उपयोग करके व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तीसरी चीज होती है बीमा। किसी भी व्यापार में बीमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमा में आप ये देखते हैं कि अगर आपका माल कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है या आपका व्यवसाय डूब जाता है, तो उस बीमा को के द्वारा आप उस माल की रुपए फिर से वापस ले सकते हैं। व्यापार में सहायक कार्यों में अगला पॉइंट है हमारा भंडारण। भंडारण क्यों आवश्यक होता है, जिसे हम अपने गोदाम बोलते हैं। माल को रखने के लिए जहां हम माल को एकत्र करके रखते हैं, उसको एकत्र किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। ये सारे कार्य भंडारण के द्वारा बहुत सुविधा हो जाती है हमें। अगला उसका पॉइंट होता है विज्ञापन। विज्ञापन क्यों, वस्तु हमने बना ली है पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जब तक हम बाजार में या टीवी पे, रेडियो पे उसका विज्ञापन नहीं दिखाएंगे, तब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, आपका माल नहीं बिक पाएगा। तो विज्ञापन भी व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके ही हम कुछ विकल्प, बहुविकल्प को हल करते हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चित्रण नहीं करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्यावसायिक गतिविधि क्या होती है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो इनका चित्रण नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को सर्जन करना यानी एकत्र करना क्या व्यवसाय है। दूसरा, जोखिम उसमें होता है या नहीं होता है, होता है तो ये भी है। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय और विनिमय, ये भी व्यवसाय में होता है तो ये भी है। वेतन और मजदूरी, ये काय में होता है, रोजगार में, इसीलिए ये आंसर नहीं है।
तो आपसे पूछा गया था कि क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर है वेतन और मजदूरी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, तेल शोधक कारखाने और चीनी मिल किस उद्योग में आते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था प्राथमिक उद्योग, तो प्राथमिक उद्योग में हमारा कच्चा माल आता है ना। तो तेल शोधक कारखाने, तेल शोधक कारखाने प्राथमिक में इसलिए नहीं आ सकते, पहले तेल का निर्माण होगा, उसको लाएंगे, तो वो प्राथमिक उद्योग में नहीं होगा। द्वितीयक उद्योग में, क्योंकि माल आएगा, जैसे तेल आएगा और उसका शोधन होगा, उसको सही किया जाएगा, तो वह द्वितीयक उद्योग में आएगा। तृतीयक उद्योग में क्या होगा कि वह उसकी पूरी पैकेजिंग होके और वह मार्केट में बेचने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है दूसरा। ये नहीं है, ये नहीं है। तीसरा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अब हमने पढ़ा था जब व्यवसाय, पैसा और रोजगार, तब हमने ये वाली बात पढ़ी हुई थी कि जिसमें पारिश्रमिक किसको मिलता है, रोजगार वाले को, क्योंकि उसने एक कंपनी के लिए काम किया, व्यवसाय के लिए काम किया, उसके बदले में उसे जो वेतन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, वे रोजगार में होता है। तो इसका सही उत्तर है रोजगार। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको भी आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो।